सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का जो स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर में जो पोर्शन है उसमें जो एक टॉपिक है राष्ट्रपति, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन हल करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। बाकी कुछ एक सूचना आपको पहले भी दी जा चुकी थी कि जो ओशियन एकेडमी एप्लीकेशन है उस पर हमने पॉलिटी की जो संपूर्ण टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटी आती है उसकी टेस्ट सीरीज है वो आप देख सकते हो। कंप्लीट टेस्ट है वो अपलोड किए जा चुके हैं और ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है और साइंस की है वो एनसीईआरटी आधारित फर्स्ट पेपर में जो साइंस आती है वो बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है तो आप भी इनको देख सकते हैं। और अपन चलते हैं राष्ट्रपति जो टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उससे संबंधित जो टॉपिक है उस पर। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके के से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके आते आते हुए प्रश्न कहाँ गलत हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाना चाहिए। तो पहले प्रश्न में अपन सबसे पहले देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको सत्य असत्य है नहीं है वगैरह जो दे रखे होती है उन पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट इसी से गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो असत्य कथन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन अपन इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडली। तो निर्वाचक मंडली आपको पता ही रहनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी है। तो पहले अपन एक प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य की विधानसभा के जो मेंबर और विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली वगैरह के जो मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ऑप्शन दे रखा है इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो इसके आधार पर, तो ये तो आपको 100% राइट लग ही रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सी ऑप्शन है, लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है। तो यदि आपने पहले पढ़ रखा हो कि राजस्थान में वोट का मूल्य कितना था वगैरह, बाकी स्टेट है उसमें कितना है, तो इससे आप ये राइट कर सकते थे कि इसका आंसर डी होगा। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। सॉरी, इसका आंसर ये तो राइट है, ये राइट है। अब इसमें बचे निर्वाचक मंडल आपको पता रहना चाहिए। और ये तो लोकसभा जो सदस्य है उनका राज्यसभा का दोनों का सेम ही होता है, सांसद की वोट की वैल्यू सेम ही होती है। तो इसका रॉन्ग आंसर है सी, जो कि प्रश्न के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो विभिन्न फैक्ट दिए गए हैं अपन उसको देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि विधायक के वोट का मूल्य है वो कितना होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में भिन्न भिन्न होता है। तो कितना होता है, सभी सांसद लोकसभा व राज्यसभा, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और जो एमएलए के वोट की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो उसमें दे रखा है कि राज्य की टोटल पॉपुलेशन अपॉन मेंबर कितने हैं विधानसभा में निर्वाचित, वो मेंबर गुणा 1/1000। ये इस बार मैं आपको एक थोड़ी देर में बताऊंगा। आरएएस प्री का जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे आया था। यदि अपन को ये फैक्ट पता है तो अपन राइट कर सकते हैं। तो एमएलए के वोट की वैल्यू उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है अपॉन जो इसके निर्वाचित मेंबर है गुणा 1/1000 के गुणज में होगी। अब अपन यहाँ पे तुम्हारा अगला सवाल ये होगा कि जो ये पी दे रखा है इस पी की वैल्यू कितनी है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो आज की पॉपुलेशन लेनी है या 2001 की लेनी है, 2011 की लेनी है। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार जो ये पॉपुलेशन ली जाएगी वो 1971 की पॉपुलेशन ली जाएगी। 1971 की जो पॉपुलेशन है वो ली जाएगी। 1971 की पॉपुलेशन इसमें पुट की जाएगी, ऐसे नहीं 2011 की, 2026 की जो आने वाली है जनसंख्या उसमें आने के बाद इसमें बदलाव जरूर हो सकता है। अब एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है, टोटल राज्यों के एमएलए के मत की वैल्यू कितनी है, उसमें टोटल मेंबर कितने हैं संसद के, उनका भाग दिया जाएगा, वो सांसद के मत की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2022 में जो राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो सांसद की वोट की वैल्यू थी वो थी 700। आपने पहले ही कहीं पे 708 पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन 2022 में 700 थी। कारण इसके पीछे यही है कि जो जम्मू कश्मीर और जो इसका था इसकी विधानसभा है जो भंग की गई थी और फिर इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जिसमें विधानसभाएं नहीं थी। बाद में वहां पे इलेक्शन हुए, उनसे बाद की बात है ये, अभी जो वर्तमान में वो हुए। तो 2022 में इनके न गिने जाने के कारण सांसद की जो वैल्यू थी वो थी 700। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब
एक फैक्ट आपको ये भी बताना था कि जो उत्तर प्रदेश में एमएलए के मत की वैल्यू है वो सर्वाधिक 208 है, महाराष्ट्र में 175 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है। अब आप इसमें ये बताइए कमेंट करके कि राजस्थान में जो एमएलए की मत की वैल्यू है वो कितनी है। तो इससे अलग अलग रेंज से ये पता चला कि जो स्टेटमेंट अपने दे रखा था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वोट की वैल्यू होती है, वो राइट था, डी ऑप्शन वाला। तो आप ये कमेंट करके ये भी बताना। बाकी इसमें कई बार मिलाने वाले भी पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति के मत के संबंध में ये स्टेट में से कौन सा असुमेलित है। तो आपको 2-4 स्टेट की आपको पता ही रहनी चाहिए। तो ये चारों फैक्ट अपन ने देख लिए। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि मैं आपको बताने वाला था कि RAS प्री में जो क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति से संबंधित, यदि अपने वो ऑप्शन एक अपन को पता होता कि मत की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। कई बार क्या होता है कि मत की वैल्यू का जो फॉर्मूला है, एमएलए के मत की वैल्यू का फॉर्मूला, वो चारों ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़े स्टेटमेंट दे रखे थे तो इसमें से गलत पूछा था कौन सा है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे इसके इतर में बता रहा हूँ कि आप यदि कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट को आपने कई बार रिवीजन किया है, तो आपके पहला बेनिफिट जो होता है, वो पहला बेनिफिट उसमें ये होता है कि जो गलत वाला आपको प्रश्न पूछ लिया और आपके सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है, भले ही सीमित मात्रा में कंटेंट पढ़ा है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन भी आपको आ रहा होगा तो भी आप उसको टिक कर सकते हो या फिर गलत ठहरा सकते हो करके और उसको आंसर को सही कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 के गुणित में भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या था विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को बताता हो। मतलब इसने ये बता रहा है चौथा प्रश्न कि राज्य की जो पॉपुलेशन है और मेंबर, उसका जो भागफल आ रहा है वो 100 के गुणा में होगा। जो पॉपुलेशन अपॉन मेंबर का जो टोटल आ रहा है इसमें भाग देने से, वो 100 के मेंबर में 100 के गुणा में अपन करेंगे तो एमएलए की मत की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपन ने पढ़ा है कि वो 100 के गुणा में नहीं होता है, वो 1/1000 के गुणा में होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था, तो ये राइट हो जाएगा। तो इस तरीके का ये इस बार के RAS प्री में जो प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप देख सकते हो। अब अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन कौन सा है। तो असुमेलित कथन अपन को देखा है तो अपन को पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि इसने असुमेलित पूछा है। फिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल दे रखा है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अनुच्छेद 54 दे रखा है, 58 दे रखा है, 59 दे रखा है और 60 दे रखा है। यदि अपन पहला, आप वैसे इसको शॉर्ट में यहीं से इसको गलत कर सकते हैं, इसको निकाल के अलग कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, ना कि आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में दे रखा है राष्ट्रपति की शपथ, तो राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में दे रखा है कि वो किसकी शपथ लेता है, तो वो बता रखा है आर्टिकल 60 में, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये असुमेलित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है। तो निर्वाचन मंडल में, यदि मैंने आपको पहले भी बताया अभी पिछले प्रश्न में, कि जो राज्यसभा व लोकसभा है उनके निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा है उसके मेंबर निर्वाचित सदस्य, और जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है उनके मेंबर है वो इसके निर्वाचक मंडली में शामिल होते हैं। बाकी इसको आप और अच्छे से थोड़े 2-4 प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी कंफ्यूजन न हो। तो आर्टिकल 54 के बारे में आपको पता चल गया। 61 है वो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाना कैसे है उस पर आरोप सिद्ध करके, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है वो भी अपन एक प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप देखिए राष्ट्रपति की शपथ है वो आर्टिकल 61 में। अब यहाँ पे दो आर्टिकल रहे, आर्टिकल 58 और 59। अब आर्टिकल 58 में क्या दे रखा है वो अपन देखते हैं। आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 मेन समझने की चीज है वो यही है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता है वो इसमें दे रखी है, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं और राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें मतलब आप फोकस कीजिए योग्यताओं पे और शर्तों पर। आर्टिकल 58 के तहत दे रखी है इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता है, आर्टिकल 59 के तहत दे रखी है राष्ट्रपति की शर्तें। तो इसकी योग्यताओं के अंतर्गत जो 4 पॉइंट है वो अपन को याद करने और राष्ट्रपति की शर्तें कौन सी है वो याद करने। कई बार योग्यताओं और शर्तों के में से जैसे कि 3 पॉइंट इसमें से दे लीजिए और 1 पॉइंट इसमें से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की निम्नलिखित पद की योग्यताएं कौन सी नहीं है। ये प्रश्न काफी बार आ चुका है, तो आप इसके फॉर्मेट देख सकते हो। तो योग्यताएं इसकी क्या है, सबसे पहले जो इसकी योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरी योग्यता है 35 प्लस की आयु की है। तीसरी योग्यता यदि अपन इसमें देखें, पहली योग्यता राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी 35 प्लस इसकी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये इसका है। और चौथा इसमें जो दे रखा है वो चौथा इसमें ये है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर कोई इसके अधीन स्थानीय प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत ये कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। तो इसकी पद की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 प्लस वर्ष की आयु पूर्ण की जानी चाहिए, लोकसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, और केंद्र व राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत जो लाभ का पद है वो इसके द्वारा धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, इसकी योग्यता आ गई। और शर्तों के अंतर्गत आप पढ़ोगे इसमें, तो अपन ये देखते हैं कि जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल या संसद का कोई सदस्य है, वो ये नहीं होना चाहिए पद ग्रहण करते समय। राष्ट्रपति के पद की ये शर्त है। तो पहली शर्त ये आ गई कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी इसमें एक जो दे रखी है, जो अक्सर इसमें कंफ्यूजिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये है कि जो राष्ट्रपति को आवास मिलता है वो बिना किराए के वो उपयोग में ले सकता है, आवास उपलब्ध करवाया जाता है, वो इसकी एक शर्त आ गई। तो इस तरीके से एक दो पॉइंट इसके दे रखे हैं। अब इसकी थोड़ा व्यवस्थित कर लेना, और इसको ध्यान, प्रश्न करवाने का उद्देश्य यही रहता है, पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये बताना होता है कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, और आए हुए हैं पहले भी। तो अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अपन अगला देखते हैं। अगला ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का मामला कहाँ भेजा जाता है। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है निर्वाचन मंडल, जो वोट देते हैं उनके संदर्भ में ये कहा गया है कि वोट जो देते हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसका जो विवाद हुआ है वो क्या है। ऐसा तो होता नहीं है, तो ये तो सीधा ही रॉन्ग हो गया। निर्वाचन आयोग या फिर संसद, तो मेंबर भी यही वोट देने वाले हैं, तो ये डिसाइड कर ही नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग है। लेकिन आप सीधा डायरेक्ट वे में आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय इसको डिसाइड करेगा, और डिसाइड करेगा वो जो दे रखा है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 71 के तहत ये प्राधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले आते हैं उनकी सुनवाई, ये विवाद मामला डायरेक्ट इसको भेजा जाएगा, और ये डिसाइड करेगा कि इसमें क्या डिसीजन इनको देना है। और ये डिसीजन है, ये डिसीजन ये अंतिम रहेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय करता है या फैसला अंतिम होता है। अब अगला प्रश्न अपन इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको देखना है सत्य असत्य है नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरे भी प्रश्न कई सारे इस तरीके के गलत हुए हैं। ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करने के कारण ही आप देखना कि प्रश्न में भले ही पूछे जाए, परीक्षा में 10% ऐसे प्रश्न पूछे जाए, 2-4, जैसे कि 100 सवाल आ रहे हैं उसमें से 5-7 सवाल ऐसे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे यदि अपन इसी तरीके के प्रश्न जो प्रैक्टिस में करते हैं, तो क्योंकि एग्जाम की जो तैयारी है उससे एक कदम अपर लेवल की अपनी तैयारी रहनी चाहिए, तभी चांसेज जो अपने हैं वो अच्छे बनते हैं। तो असत्य कथन वाले इस तरीके के सवाल आप करोगे तो आपके एक साथ में 4 फैक्ट हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जो मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था वो भी इसी तरीके से बनी हुई है, जो काफी जने दे भी रहे हैं। तो असत्य कथन, संविधान पर अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया है, उसके लिए आर्टिकल अपन ने पढ़ा था, आर्टिकल 61। अब पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है संविधान पर अतिक्रमण, मतलब जो संविधान कह रहा है उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उसको उठाने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है महाअभियोग की कार्रवाई केवल लोकसभा से ही शुरू की जा सकती है, लोकसभा से ही। तो यहाँ पे आप देखना, महाअभियोग के लिए संकल्प में कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी कि इस तरीके का संकल्प लाया जा रहा है, और संकल्प पर लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्ताव पारित करेंगे, और सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य इस पे हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए इस प्रस्ताव पर, और 14 दिन पहले उनको लिखित में सूचना दे दी जाएगी। महाअभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। 2/3 वो पारित करेगा, उसके पश्चात ये कार्रवाई आगे आरंभ होगी। तो 14 दिन की पहले की इनको सूचना देनी पड़ेगी, 1/4 मेंबर है उनके साइन होने चाहिए, और 2/3 जो है वो मेंबर इसको आगे पारित करेंगे। तो यहाँ पे और संविधान का अतिक्रमण,
और बी था केवल लोकसभा में। तो ये केवल लोकसभा नहीं, मैं नहीं कर सकते, संसद के किसी भी सदन में ये कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसके लिए सटीक आंसर हो जाएगा। अब इससे संदर्भित जो विभिन्न फैक्ट है वो अपन देखते हैं। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा सकता है। कोई भी सदन हो, आरोप लगाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। आरोप भी तभी लगाया जाएगा जो संकल्प है वो पारित होना चाहिए, और प्रस्ताव करने के लिए 1/4 चाहिए। दूसरे सदन में आरोपों की जांच की जाएगी। केवल जांच में राष्ट्रपति को शामिल होने था अपना प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति खुद भी शामिल हो सकता है और अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। जांच के बाद अगर 2/3 बहुमत से संकल्प क्या हो गया, पारित हो गया, संकल्प पारित हो गया कि आरोप सिद्ध हुआ है, तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। संकल्प पारित करने के लिए 2/3 1/4 उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर चाहिए, और किसी भी सदन में इसको प्रस्ताव को लाया जा सकता है। ये इसका फैक्ट था। अब अगला प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है वो है असुमेलित की पहचान कीजिए। सत्य, असत्य, सुमेलित, असुमेलित, इसी तरीके के आप प्रश्न करोगे तो आपको जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होगा। क्योंकि कारण ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि अपन देखते हैं कि हार्ड प्रश्न है, लेकिन वास्तव में ये हार्ड प्रश्न नहीं है। आपके एक साथ आपको पूछ लेते हैं कि 4 प्रश्न एक प्रश्न में शामिल हो गए, तो आपको थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़ता है। तो असुमेलित अपन इसमें देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बता रखा है एक नाम राष्ट्रपति के संदर्भ में, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी और जाकिर हुसैन। तो वीवी गिरी के बारे में बताया गया है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के बारे में 2 कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बताया राष्ट्रीय आपातकाल इस समय लागू हुआ। जाकिर हुसैन के बारे में बताया पद धारण करने के दौरान मृत्यु। तो आपको ये पता है कि निर्विरोध जो निर्वाचित हुए थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, वीवी गिरी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वीवी गिरी के दौरान यद्यपि 2 सेकंड राउंड की जो गणना की गई थी वो थी, जो कि ये सॉल्यूशन में लिख रखा है, द्वितीय चक्र की वहां गणना, तथा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बाकी इसके फैक्ट ये राइट है कि 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। कौन कौन से कार्यकाल के लिए चुने गए थे ये आप चेक कीजिए। और जाकिर हुसैन पद पे धारण करते समय मृत्यु। फखरुद्दीन अली अहमद के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। अब इस प्रश्न में वैसे देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के दौरान जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। यदि आप इस तरीके के टेस्ट पेपर या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इससे आपको फायदा होगा कि आप यदि एनालिसिस लास्ट में करोगे तो ये पता रहेगा कि निर्विरोध निर्वाचित ये हुए थे। एक फैक्ट, प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट शामिल है। तो मिलते हैं अगली इसी तरीके की मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइप में ही जो प्रश्नों की एक क्लास है वो एक सप्ताह भर में एक, अभी जैसे कुछ ही प्रश्न अपन ने लिए तो एग्जाम तक कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चन की ऐसी क्लास, ताकि आपके जो भी पोर्शन है वो अच्छे से रिवीजन हो पाए। बाकी इससे संबंधित यदि आपके कोई डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी जो मैंने बता रखा है एप्लीकेशन पे, जो अभी बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ओवर जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट पेपर की ऑल ओवर, जिसमें विभिन्न टॉपिक्स हैं उनके कुछ टॉपिक टेस्ट ले लेंगे शामिल करके, और लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट ले लेंगे। इस तरीके की फर्स्ट पेपर की एक पूरी श्रृंखला निकाली जाए टेस्ट की, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी साइंस की और पॉलिटिकल की अलग से मैं पॉलिटी के पोर्शन की निकाली है, वो आप देख सकते हो, और ज्योग्राफी तो है ही है अपना सब्जेक्ट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इसी टाइप का टॉपिक लेकर। धन्यवाद।